एक ऐसे पावरफुल विचार की कहानी जानेंगी जिसने देखते ही देखते पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम कोई हिस्ट्री का लेसन नहीं पढ़ने वाले, बल्कि एक ऐसे आइडिया की कहानी सुनेंगे जिसने बड़े बड़े राजाओं के तख्त हिला दिए और आम लोगों को एक देश, एक राष्ट्र के धागे में पिरो दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक सपने से। ये सपना देखा था 1848 में फ्रेडरिक सोरियू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने, और उसे अपनी पेंटिंग में कुछ इस तरह से उतार दिया। देखिए, ये पेंटिंग उस वक्त की हकीकत बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक सपना था, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां राजाओं का राज खत्म हो चुका है। ये जो जमीन पर बिखरे टूटे हुए ताज है ना, वो इसी बात का सिंबल है। सामने स्वतंत्रता की मूर्ति खड़ी है, जिसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है तो दूसरे में इंसानी अधिकारों का घोषणा पत्र। और जरा देखिए कैसे अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडे लिए एक लंबी लाइन में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर आसमान से फरिश्ते ये सब देख रहे हैं, भाईचारे का संदेश देते हुए। असल में ये एक ऐसे भविष्य का सपना था जहां देश राजाओं से नहीं बल्कि लोगों से बनेंगे। तो सवाल ये है कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला। इसकी पहली चिंगारी भड़की एक जगह पर, फ्रांस में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। यहाँ पर पहली बार राष्ट्र का आइडिया सिर्फ एक कल्पना नहीं रहा, सत्ता राजा के हाथ से निकलकर पहली बार सीधे नागरिकों के हाथ में आ गई। शाही झंडे को हटाकर देश ने अपना नया तिरंगा झंडा अपनाया और फ्रेंच को अपनी पहचान बनाया, अपनी राष्ट्रभाषा। अब देश के फैसले लोगों की चुनी हुई नेशनल असेंबली करने लगी थी। और तो और देश के अंदर सारे टैक्स खत्म कर दिए गए ताकि पूरा देश आर्थिक तौर पर एक हो सके। और फ्रांसीसी लोगों को ये एहसास हुआ कि ये आज़ादी सिर्फ उनके लिए नहीं है। उन्हें लगा कि ये उनका मिशन है, उनकी किस्मत है कि वो पूरे यूरोप के लोगों को तानाशाही से आज़ाद कराएं। अब ये विचार फ्रांस की सरहदों को लांघने के लिए तैयार था। लेकिन फिर कहानी में एक नया और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आता है। 1799 में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। नेपोलियन ने राष्ट्र के इस विचार को आगे बढ़ाया या उसे नुकसान पहुंचाया? देखिए, एक तरफ तो नेपोलियन ने कई जबरदस्त सुधार किए। उसने 1804 का नेपोलियनिक कोड लागू किया, जिसने कानून के सामने सबको बराबर बना दिया और लोगों को संपत्ति का अधिकार दिया। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया, व्यापार को आसान बनाया और पूरे इलाके में एक जैसे नापतोल की प्रणाली लागू कर दी। उसकी सेनाएं जहां जहां गईं, ये मॉडर्न आइडियाज भी उनके साथ साथ पहुंचे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। उसने लोगों पर भारी टैक्स लगा दिए, सेंसरशिप लागू कर दी, मतलब उसकी मर्जी के बिना कुछ भी छप नहीं सकता था। और सबसे बुरी बात, उसने जिन इलाकों को जीता था वहां के लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। मतलब जो आजादी का पैगाम लेकर आया था वही अब आजादी छीन रहा था। कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है नेपोलियन की हार से। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में यूरोप की पुरानी राजशाही ताकतों ने मिलकर उसे हरा दिया। ये सिर्फ एक सेना की हार नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की, दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ था क्रांतिकारियों का विचार, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और आज़ादी, और दूसरी तरफ थीं ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी पुरानी ताकतें, जो राजशाही, चर्च की पावर और अपने पुराने साम्राज्यों को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहती थीं। नेपोलियन के हारते ही इन ताकतों ने 1815 में वियना की संधि की, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, वक्त के पहिए को पीछे घुमाना। फ्रांस में फिर से उसी पुराने राजवंश को गद्दी पर बिठा दिया गया, चर्च को उसकी ताकतें लौटा दी गईं और बोलने लिखने की आज़ादी पर यानी सेंसरशिप फिर से लागू कर दी गई। एक पल को तो लगा कि राष्ट्र का ये विचार हमेशा के लिए कुचल दिया गया है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये एक विचार की कहानी है, और एक बार जब कोई विचार लोगों के दिलों में बस जाए तो उसे दबाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। राष्ट्रवाद की भावना मरी नहीं, बस अंडरग्राउंड हो गई और नए तरीकों से बढ़ने का इंतजार करने लगी। इसी दौर में ग्यूसेप मैज़िनी जैसे नए क्रांतिकारी सामने आए। मैज़िनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त संगठन बनाए। वो मानते थे कि राष्ट्र ही मानवता की नेचुरल यूनिट है और वो एक मुत्तहिद इटली के लिए लड़ते रहे।
और ये विचार सिर्फ छिपा नहीं रहा, बल्कि ज्वालामुखी की तरह बार बार फटा। 1830 से 1848 के बीच पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर सी आ गई। फ्रांस में एक बार फिर राजा को गद्दी से उतार फेंका गया। बेल्जियम नीदरलैंड से अलग होकर एक नया देश बना। और एक लंबे संघर्ष के बाद ग्रीस ने भी ओटोमन साम्राज्य से आज़ादी हासिल कर ली। अब ये साफ हो चुका था कि राष्ट्रवाद की ये आग बुझने वाली नहीं है। और जानते हैं एक और दिलचस्प बात, राष्ट्र की ये लड़ाई सिर्फ युद्ध के मैदानों में नहीं लड़ी जा रही थी, ये कला, साहित्य और संस्कृति के जरिए भी लड़ी जा रही थी। रोमांटिसिज्म एक ऐसा ही कल्चरल मूवमेंट था जिसने तर्क और विज्ञान से ज्यादा भावनाओं पर, लोकगीतों पर, कविताओं और भाषा पर जोर दिया ताकि लोगों के बीच एक साझा राष्ट्रीय भावना पैदा हो सके। भाषा कैसे एक हथियार बन सकती है, इसका सबसे दमदार उदाहरण हमें पोलैंड की कहानी में देखने को मिलता है। उस वक्त पोलैंड का एक बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में था। रूसी शासकों ने पोलिश भाषा को दबाने की पूरी कोशिश की, स्कूलों और चर्चों से उसे हटा दिया और हर जगह रूसी भाषा थोप दी। और इसके जवाब में क्या हुआ? पोलिश लोगों के लिए अपनी भाषा बोलना, सिर्फ बोलना ही, रूसी शासन के खिलाफ एक विद्रोह का प्रतीक बन गया। भाषा राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली हथियार बन गई थी। तो फ्रेडरिक सोरियू के उस सपने से लेकर पोलैंड के भाषा के संघर्ष तक ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई विचार एक बार लोगों के मन में अपनी जड़ें जमा ले, तो क्या उसे सच में कभी हराया जा सकता है?